गुड मॉर्निंग। जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे न्याय की, और न्याय में भी कल हमने क्या पढ़ा? अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़े। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को पढ़ने के बाद हमने पढ़े मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। आज आगे बढ़ने से पहले कल के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। जैसे हमने कल पढ़ा था अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार हमने बताए थे कि अरस्तु ने अपनी कौन सी पुस्तक में, इथिक्स में, अरस्तु ने अपनी पुस्तक इथिक्स में न्याय संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। अरस्तु ने न्याय को कितने भागों में बांटा? मैंने बात की थी अरस्तु ने न्याय को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। नंबर 1 वितरणात्मक न्याय और नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत कल हमने बात की थी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और संपत्ति के जो भी वितरण है वो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, अर्थात क्षमता व योग्यता के आधार पर ही इन चीजों का बंटवारा होना चाहिए, समानता के आधार पर इनका बंटवारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? सुधारात्मक न्याय की। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो सुधारात्मक न्याय उस हनन की रोकथाम पर क्या देता है? बल देता है। उसके बाद में हमने मध्यकाल में न्याय संबंधी विचारों को देखा, और मध्यकाल में न्याय संबंधी विचारों को प्रमुख रूप से 2 प्रतिपादक थे, जिसमें नंबर 1 था संत ऑगस्टाइन, और दूसरा जो प्रतिपादक था वो था थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन की कल हमने बात की थी कि संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की अवधारणा का क्या किया? प्रतिपादन। संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य की अवधारणा में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऑगस्टाइन की एक पुस्तक थी, कल हमने लिखा था नाम द सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टाइन ने अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में कहा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। अब हम बात करेंगे थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचार। वैसे कल हमने थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचारों की बात कर ली थी, लेकिन फिर से समझना थोड़ा सा। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय। देखो, थॉमस एक्विनास जो है वो न्याय के बारे में क्या कहता है? न्याय एक व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों के पालन में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ध्यान से सुनो, क्या कहा थॉमस एक्विनास ने कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से जीवन व्यतीत करने, यानी कि जीवन जियो, लेकिन किस प्रकार से? व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से। तथा साथ के साथ उसने क्या कहा कि उन कर्तव्यों का पालन करो। कौन से कर्तव्यों का पालन? जिन कर्तव्यों का पालन करने की मांग कौन करती है? व्यवस्था करती है, यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है? उसकी मांग कर रहा है। ऐसे कर्तव्यों क्या करना चाहिए? पालन।
अगर आप ऐसे कर्तव्यों का पालन कर रहे हो या कोई व्यवस्थित तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, अनुशासित तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या विद्यमान है? न्याय। यह है थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की परिभाषा। थॉमस एक्विनास में आपको एक चीज और याद रखनी है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहां से क्या, कि थॉमस एक्विनास जो है वो किसको? समानता को। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं, मौलिक तत्व मानते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व कौन मानते हैं? आपका आंसर क्या होगा? थॉमस एक्विनास। आपका आंसर क्या होगा? थॉमस एक्विनास। अब अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मध्यकाल में न्याय के प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन थे, जैसे मैं कहूं ऑप्शन नंबर 1 संत ऑगस्टाइन, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 4 जॉन रॉल्स, तो आपका आंसर क्या होगा? संत ऑगस्टाइन। क्योंकि मध्यकाल में न्याय के जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो संत ऑगस्टाइन और दूसरा कौन? थॉमस एक्विनास। ये हुए हमारे मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। अब मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार पढ़ने के बाद में अब हम जो अगला टॉपिक है उसकी जो बात करेंगे वो है आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। अगर मैं आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचारों की बात करूं तो आधुनिक काल में न्याय संबंधी जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो कौन कौन से थे, इनको विशेष ध्यान में रखना। न्याय के प्रमुख प्रतिपादक आधुनिक काल में, नंबर 1 डेविड ह्यूम, नंबर 2 J.S. मिल और नंबर 3 जेरेमी बेंथम। मध्यकाल की बात करूं तो संत ऑगस्टाइन और एक्विनास, आधुनिक काल की बात करूं तो डेविड ह्यूम, J.S. मिल और तीसरा जो बताया मैंने वो क्या बताया? जेरेमी बेंथम। सबसे पहले हम आधुनिक काल में जिस विचारक की बात करेंगे तो किसकी करेंगे? डेविड ह्यूम की, कि डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डेविड ह्यूम की। क्या कहता है डेविड ह्यूम? जरा ध्यान से देखो। नियमों की पालना मात्र ही, नियमों की पालना मात्र ही क्या है? न्याय है। कितनी सरल सी छोटी सी परिभाषा है, नियमों की पालना मात्र ही क्या है? न्याय। मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए होंगे, नियमों की पालना मात्र यानी कि कानूनों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। किसने कहा ये? डेविड ह्यूम ने। आप सभी जानते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपसे एक छोटी सी बात करूं कि जो न्याय प्रदान करने का कार्य है ये भारत में सरकार के कौन से अंग के द्वारा किया जाता है? आपको पता होगा सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका
और जो तीसरा अंग है वो क्या है, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो कानूनों का परीक्षण करती है कि कानून सही है या गलत। इसका मतलब सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, वो क्या करती है, वो न्याय प्रदान करने का काम करती है। तो न्याय प्रदान कौन करती है, न्यायपालिका। अब सुनो मेरी बात, मैं बात कर रहा था डेविड ह्यूम की, यानी कि नियमों की पालना मात्र क्या है, न्याय। कानूनों का पालन करना ही क्या है, न्याय। साथ ही साथ डेविड ह्यूम ने एक बात और कही, क्या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र क्या होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता यानी कि सभी के हित हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई हित ना हो, उसे क्या होना चाहिए, न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। छोटी सी बात करूं, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष का हित हो, बाकी समाज के अन्य लोगों का यानी कि समाज का एक बहुत बड़े भाग का हित ना हो कि एक व्यक्ति विशेष का हित हो, तो क्या आप उसे न्याय की संज्ञा दे सकते हो? नहीं, उसे हम न्याय नहीं कह सकते। न्याय किसे कहेंगे, जिसका लाभ या मैं कहूं किसी भी वितरण का हिस्सा समाज के एक बड़े हिस्से को मिलता हो, ना कि व्यक्ति विशेष को मिलता हो, वही क्या है, न्याय है। तो ये हुई हमारी डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय। नियमों की पालना मात्र कहूं या मैं कहूं कि कानूनों का पालन करना ही क्या है, न्याय। तथा साथ ही साथ डेविड ह्यूम ने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र क्या होना चाहिए, स्रोत। इसके बाद में मैं बात करूंगा डेविड ह्यूम के बाद में जो दूसरे प्रतिपादक हैं आधुनिक काल में न्याय के, वो कौन है, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जो है वो न्याय के बारे में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जे.एस. मिल जो है वो किसको, न्याय को सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। अब सुनो, साथ ही साथ जे.एस. मिल क्या कहता है कि समाज में प्रत्येक मनुष्य, कौन, समाज में प्रत्येक मनुष्य किसके लिए, अपने लिए। समाज में प्रत्येक मनुष्य अपने लिए किसकी कामना करता है, सुरक्षा की कामना करता है। समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने लिए सुरक्षा की कामना नहीं करता? प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, मैं कहूं कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए किसकी कामना करता है, सुरक्षा की कामना। वो प्रत्येक मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेता है, ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेता है जिसके कारण अन्य व्यक्ति भी अपने लिए क्या महसूस कर सके, सुरक्षा का अनुभव कर सके। किसका अनुभव कर सके, सुरक्षा का अनुभव कर सके। ध्यान से सुनना, जे.एस. मिल के अनुसार न्याय। मैंने कहा जे.एस. मिल जो है वो न्याय को सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। किसको, न्याय को। किसका महत्वपूर्ण तत्व है, सामाजिक उपयोगिता का। उसके बाद में कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए किसकी कामना करता है, सुरक्षा की कामना। समाज में प्रत्येक मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है, इसलिए वो ऐसे नैतिक नियम स्वीकार करता है। नैतिक नियम का मतलब समझ गए, जो पहले से चले आ रहे हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम, जैसे प्रकृति की सेवा करना,
माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का क्या करना, पालन करना, सारे के सारे क्या हैं ये नैतिक नियम। अगर कोई सभी व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो क्या दूसरे व्यक्तियों की न्याय का हनन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सभी को न्याय सम्मान प्राप्त है। अगर मेरे को न्याय है तो आपको भी क्या मिली हुई है? न्याय है। लेकिन आपकी न्याय सुरक्षित कब रहेगी? आपकी न्याय सुरक्षित जब रहेगी जब मैं अपने नैतिक नियमों का क्या करूंगा? पालन करूंगा। मेरी न्याय सुरक्षित कब रहेगी? मेरी न्याय सुरक्षित जब रहेगी जब आप अपने नैतिक नियमों का क्या करोगे? पालन करोगे। कहने का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है, इसलिए वो ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार करता है कि जिससे कि दूसरे लोग भी, दूसरे व्यक्ति भी अपने लिए सुरक्षा का क्या कर सके? अनुभव कर सके। तो ये थे आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार के जो प्रमुख प्रतिपादक थे। उन प्रतिपादकों में नंबर 1 हमने पढ़ा डेविड ह्यूम और नंबर 2 हमने पढ़ा J.S. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। अब हम बात करेंगे आधुनिक काल के जो तीसरे प्रतिपादक हैं वो कौन है? अभी हमने बात की थी तीसरे प्रतिपादक की, कौन है वो? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। प्रिय विद्यार्थियों, जेरेमी बेंथम जो है इंग्लैंड के प्रमुख न्यायविद थे, इंग्लैंड के एक प्रमुख विचारक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, नाम सुना होगा आपने, उपयोगितावाद। क्या सिद्धांत दिया था? उपयोगितावाद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है, या मैं कहूं कि उपयोगितावाद के प्रतिपादक कौन है, तो आपके दिमाग में सीधी सी एक बात होनी चाहिए कि उपयोगितावाद के जो सबसे कट्टर समर्थक हैं वो कौन है? जेरेमी बेंथम। सबसे पहले हमें बात करनी है किसकी? उपयोगितावाद की, कि उपयोगितावाद का मतलब क्या होता है। उपयोगितावाद का मतलब, उपयोगितावाद से संबंध में ही मैंने अभी बात की थी। उपयोगितावाद का मतलब यह है किसी एक व्यक्ति विशेष का हित न होकर सार्वजनिक हित होना ही क्या है? उपयोगितावाद। मैंने क्या कहा? किसी एक व्यक्ति विशेष का हित ना होकर सभी का क्या होना? हित होना ही क्या है? उपयोगितावाद। नंबर 1 बात मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? जेरेमी बेंथम। उपयोगितावाद का मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का, क्या मैं कहूं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ प्राप्त ना हो कि, या मैं कहूं कि किसी एक व्यक्ति विशेष का स्वार्थ ना हो कि, या मैं कहूं किसी एक व्यक्ति विशेष का हित ना होकर समाज के संपूर्ण भाग का या अधिकांश भाग का हित को मैं क्या कहूंगा? उपयोगितावाद। प्रवर्तक कौन थे? जेरेमी बेंथम। उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा क्या? कि सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं का जो वितरण है वो उपयोगिता के आधार पर करने की वकालत कौन करता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? जेरेमी बेंथम। क्योंकि जेरेमी बेंथम ही मानता है कि अधिकतम लोगों को क्या मिलना चाहिए? अधिकतम सुख। इस उपयोगितावाद का एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अभी हमने बात की थी, देखो इस चीज से ये चीज मिलती है।
उपयोगितावाद मैंने बताया था कि व्यक्ति विशेष का हित ना हो बल्कि समाज के अधिकांश भाग का क्या हो, हित। यहां मैंने एक बात लिखी, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक क्या मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। समाज के एक छोटे भाग को नहीं बल्कि समाज के अधिकांश भाग को क्या मिलना चाहिए, सुख। अब मैं बता रहा हूं जेरेमी बेंथम की न्याय में, दोबारा से बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा उपयोगितावाद के प्रवर्तक, उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, जेरेमी बेंथम। उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम का मानना है कि सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं का जो वितरण है, सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं का वितरण किस आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये हुए प्रिय विद्यार्थियों हमारे आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। आधुनिक काल में न्याय संबंधी जो प्रमुख प्रतिपादक थे उनमें 3 की चर्चा की हमने। डेविड ह्यूम की चर्चा की, नंबर 1, नंबर 2 J.S. मिल की बात की हमने, और नंबर 3 जेरेमी बेंथम की बात की। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, प्लेटो के अनुसार न्याय पढ़ी, अरस्तु के अनुसार न्याय पढ़ी, उसके बाद में मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार पढ़े, और उसके बाद में हमने पढ़ा आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो अमेरिका के बहुत ही एक प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनका नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने भी न्याय संबंधी विचार दिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा न्याय चैप्टर में वो क्या होगा, जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। अगर जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों से पहले हमने आधुनिक काल के पढ़ लिए, जॉन रॉल्स के बाद में हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय पढ़ने से पहले हम किसकी बात करेंगे, जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन सा, जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन रॉल्स जो है उसकी एक पुस्तक थी और पुस्तक का नाम क्या है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय संबंधी विचारों का क्या किया, प्रतिपादन। पहला क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है, आंसर क्या होना चाहिए, जॉन रॉल्स। दूसरा क्वेश्चन, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी कौन सी पुस्तक में किया, आंसर क्या होना चाहिए, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब सुनो, अब हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। अगर मैं जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों की बात करूं तो जॉन रॉल्स है जो परंपरागत न्याय है, परंपरागत न्याय, उसका जॉन रॉल्स क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि परंपरावादी न्याय से जॉन रॉल्स सहमत नहीं है। जो पहले के विचार थे न्याय के, उन विचारों से जॉन रॉल्स सहमत नहीं है। इसका मतलब जॉन रॉल्स अपने कुछ अलग से विचार देगा। अगर वो पहले वाले विचारों से सहमत नहीं है तो निश्चित सी बात है कि जॉन रॉल्स क्या देगा, न्याय संबंधी कुछ अलग धारणा रखेगा। अब सुनो मेरी बात, परंपरागत न्याय का जॉन रॉल्स क्या करता है, विरोध करता है। जॉन रॉल्स की जो न्याय है वो 2 मान्यताओं पर आधारित है। कितनी मान्यताओं पर, 2 मान्यताओं पर आधारित है। अब देखो,
जॉन रॉल्स की जो न्याय संबंधी दो मान्यता हैं वो कौन कौन सी है? नंबर एक, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, और जो दूसरी मान्यता है वो है अज्ञानता का पर्दा। इन दो मान्यताओं की मैं बात करूं तो इन दो मान्यताओं में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अज्ञानता का पर्दा। हमने बताया कि जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी विचार किसमें दिए? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में। परंपरावादी विचार या परंपरावादी न्याय का उसने क्या किया? विरोध किया। जॉन रॉल्स के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो दो मान्यताओं पर आधारित हैं। नंबर एक मान्यता आपके सामने है, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, और नंबर दो भी आपके सामने है, अज्ञानता का पर्दा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा अधिक से अधिक क्या प्रदान करना? स्वतंत्रता। देखो, जॉन रॉल्स का मानना है कि समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त है? व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है। जॉन रॉल्स का मानना है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त है? व्यापक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति आ गया, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही जॉन रॉल्स। साथ ही साथ जॉन रॉल्स कहता है कि ये जो व्यापक स्वतंत्रता है ये दूसरे व्यक्तियों को भी क्या है? प्राप्त है। दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? मैंने कहा कि जॉन रॉल्स का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य को कहूं या प्रत्येक व्यक्ति को कहूं, क्या प्राप्त है? व्यापक स्वतंत्रता। जैसे मेरे को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन मेरे जैसी व्यापक स्वतंत्रता आपको भी क्या है? प्राप्त है। यही मानना किसका? जॉन रॉल्स का, कि प्रत्येक मनुष्य को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा साथ ही साथ ये व्यापक स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों को भी क्या है? प्राप्त है। इसीलिए जॉन रॉल्स कहता है कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए क्या है? आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? अगर दूसरे व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी तो रॉल्स का मानना है कि निश्चित रूप से मेरे को भी क्या मिलेगी? अधिकतम स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए वो कहता है कि अधिकतम स्वतंत्रता जो है वो स्वयं की स्वतंत्रता के लिए क्या है? आवश्यक है। तो पहले मान्यता पढ़ी विद्यार्थियों हमने क्या? प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या देना? स्वतंत्रता प्रदान करना। इसमें हमने क्या बात की कि जॉन रॉल्स का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा साथ ही साथ यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को भी क्या है? प्राप्त है। साथ ही साथ यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को भी क्या है? प्राप्त है। अब सुनो मेरी बात, साथ ही साथ जॉन रॉल्स एक बात और कहेगा कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए क्या है? आवश्यक। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों में एक मान्यता पढ़ी हमने, अधिक से अधिक क्या करना? स्वतंत्रता प्रदान करना। अब हम बात करेंगे इसके दूसरी न्याय की, जो कि छोटा सा टॉपिक है। वो क्या है? अज्ञानता का पर्दा। कौन सा है? अज्ञानता का पर्दा। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों की जो दूसरी मान्यता है उसका नाम क्या है? अज्ञानता का पर्दा। ये जो है अज्ञानता का पर्दा, ये आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता के पर्दा का मतलब है, जॉन रॉल्स मानता है कि सभी मनुष्यों के लिए
कौन सी स्थिति हो, कल्याणकारी स्थितियां हो, सभी मनुष्य के लिए क्या हो, कल्याणकारी क्या हो, स्थितियां हो। अब सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी स्थितियां कब होंगी, इसका जिक्र करेंगे हम किसके लिए, अज्ञानता के पर्दे में बताएंगे। जॉन रॉल्स का मानना है कि सामाजिक और जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक और आर्थिक विषमता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि सभी व्यक्तियों को क्या हो, हित हो, एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्तियों का क्या हो, हित हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अज्ञानता का जो पर्दा है, इस अज्ञानता के पर्दे का मतलब क्या होता है। जॉन रॉल्स के अनुसार अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अज्ञानता का पर्दा मतलब व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्तमान स्थिति का मतलब क्या हुआ सर? वर्तमान स्थिति मतलब है किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि क्या मेरी योग्यता है, क्या मेरी आवश्यकता है, कितनी मेरी संपत्ति, यानी कि उसे अपनी योग्यता, अपनी संपत्ति और अपनी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं है। जैसे मान लो मेरे को ये नहीं पता कि मेरी योग्यता क्या है, मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी आवश्यकता क्या है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। जब किसी व्यक्ति को इन सभी चीजों की जानकारी नहीं होगी, अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं होगी कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी जानकारी क्या है, या मैं कहूँ मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो समझौता करेगा वो किस प्रकार से करेगा? बिना भेदभाव के। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति समझौता करेगा बिना भेदभाव व बिना स्वार्थ के। क्या करेगा? समझौता। क्योंकि जब व्यक्ति को पता ही नहीं, व्यक्ति को अपना स्वार्थ कब दिखता है? जब उसे अपनी आवश्यकताओं की क्या होती है? जानकारी होती है। अपनी संपत्ति की क्या होती है? जानकारी। जब उसे कोई स्वार्थ ही नहीं है, उसे अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं है, अपनी वास्तविक स्थिति का पता नहीं है, अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं है, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो समझौता करेगा वो किस प्रकार से करेगा? बिना भेदभाव और बिना स्वार्थ के करेगा समझौता। लेकिन वो समझौता कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार से। समझौता क्या होगा? जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति समझौता करेगा तो निश्चित रूप से वो सभी के कल्याण की क्या करेगा? सभी के कल्याण की बात करेगा। जैसे कि जो भी व्यक्ति है, मतलब कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें जो सबसे अधिक पिछड़ा है, या मैं कहूँ सबसे न्यूनतम है, या मैं कहूँ हीनतम है, या निम्न स्थिति में है, या मैं कहूँ सबसे क्या है? पिछड़ा है, उस व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या मिले? अधिक से अधिक क्या मिले? लाभ मिले। जो व्यक्ति सबसे निम्न स्थिति में है, सबसे पिछड़ा स्थिति में है, उसको अधिक से अधिक क्या मिले? लाभ मिले। यह समझौता व्यक्ति कब करेगा? यह समझौता व्यक्ति एक स्थिति में करेगा जब उसे अपनी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है, उसे अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। उस स्थिति में व्यक्ति कहेगा कि उसी की व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए जिसको क्या? सबसे अधिक पिछड़ा है, जो सबसे निम्न स्थिति में है, जो सबसे क्या है? नीचे टिका हुआ है। दूसरा समझौता छोटी सी बात है, क्या? कि सभी व्यक्ति को एक समान क्या मिलने चाहिए? अवसर। एक समान अवसर और पद प्रतिष्ठा की क्या होनी चाहिए? प्राप्ति होनी चाहिए।
ये थी प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्या जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। अज्ञानता का पर्दा मतलब व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। दो बातों का जिक्र करता वो कि उसे संपत्ति की जानकारी नहीं है, आवश्यकता की नहीं है, उसे कुछ नहीं पता मेरे पास क्या है। ऐसी स्थिति में वो समझौता करेगा कि जो सबसे निम्न स्थिति में है, सबसे हीनतम स्थिति में है, सबसे पिछड़ा है, उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? अधिक से अधिक लाभ, और सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए? एक समान अवसर और पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। यह हुआ हमारा आज का टॉपिक, जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। इससे पहले हमने बात की थी आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। इसके आगे हम बात करेंगे कल भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। थैंक्स।